So now after this, it's time for our next guest speaker for today, Dr. Anu Jain sir. So before I invite sir on the stage, I would just like to give a brief information about sir. So sir have trained himself from Gurukul Parampara. Sir is Panchakarma expert. Sir's main mission is emergency management through Ayurveda. Sir have delivered more than 125 lectures and seminars on emergency management through Ayurveda, including cardiology, nephrology at Indore, Kurukshetra, Hyderabad, Ahmedabad, Delhi, and many other places. Besides this, as I already said, Sir is serving humanity by conducting free OPD on every Friday at a center which is situated at Gwalior. Sir is felicitated as Youth Icon of Ayurveda. Besides, Sir has been awarded with Excellent Service Award, Ayurveda Prabhakar Award, as well as Charak Award. Sir have given outstanding contribution during the COVID pandemic time. Sir has created a team of 100 Vaidyas in which they have tried to manage maximum COVID emergencies and to prevent maximum patients from getting admitted into ICUs and COVID centers. So that contribution of Sir was outstanding and which was one of the needed contribution in the time of pandemic. And because of this contribution of Sir, for the first time, International Journal of Ayurveda included severe COVID-19 management, and that was published in the same journal. Outstanding performance by Sir. So now, I know you must be eagerly waiting from him. So now, I would like to invite Sir on the stage. Over to you, Sir. ऑन है okay. नमस्कार, भूख लगी है? ओके। लेक्चर सुनने के बाद, स्पीकर्स को सुनने के बाद कुछ मन नहीं हो रहा बोलने का और बाद में घूमर घूमर हो गया। ठीक है, टॉपिक ऐसा है, थोड़ा सा इसमें सीरियस होना पड़ता है क्योंकि बात ही ऐसी है। तो एंटरटेनमेंट हो ही गया है, बीच में अच्छा हुआ कि थोड़ा सा आपका दिमाग घूमर घूमर हो गया। तो बात करेंगे आज हम इमरजेंसी मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेद। ये शब्द सुना है कभी? हाँ या ना? सुना होगा तो मेरा नाम जरूर सुना होगा। सुना है? नहीं सुना तो सुनो आज से। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट जब शब्द कॉइन किया गया और जब मेरे द्वारा किया तो सबका एक ही क्रिटिसिज्म था कि कैसे, हाउ, कैसे करेंगे। मैं गुरुकुल शिष्य परंपरा का प्रोडक्ट हूं और मेरे गुरु आदरणीय राजवैद्य समीर जमदग्नि सर का शिष्य हूँ, वो मेरे गुरु हैं। जो कुछ मैं आज बताऊंगा, जो कुछ बातें होंगी, वो सब उनका दिया हुआ ज्ञान है, उसको ही सिर्फ आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। तो इमरजेंसी में छोटी मोटी इमरजेंसी की बात आज नहीं करेंगे क्योंकि नए सब बच्चे हैं, नए स्कॉलर्स हैं, अभी आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे प्रैक्टिस में आए, मेरा फोकस पूरा इस पर रहेगा। तो अभी इमरजेंसी का नाम सुने और आपको कोई सेरेब्रल हेमरेज का केस दे दिया जाए या आपके सामने कोई सेरेब्रल हेमरेज का केस आए तो क्या करोगे? सेरेब्रल हेमरेज समझ में आता है?
है ना। दूसरी भाषा में पैरालिसिस। पैरालिसिस होने के दो कारण, एक होता है हेमोरेजिक इन्फार्क्ट और एक होता है नॉन हेमोरेजिक इन्फार्क्ट। तो हेमोरेजिक इन्फार्क्ट में ब्रेन के अंदर सेरेब्रल एरिया में या किसी भी एरिया में ब्लीडिंग हो सकती है या होती है, और नॉन हेमोरेजिक इन्फार्क्ट में इस्चीमिया होता है, ठीक है। तो ये सब पैरालिसिस। तो अक्यूट कंडीशन ऑफ पैरालिसिस या सेरेब्रल हेमरेज, जिसमें पेशेंट कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस इस प्रकार का देखने को मिलता है। हम जब बात कर ही रहे हैं तो बड़ी बात करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद छोटी बातें करता नहीं। तो सेरेब्रल हेमरेज में कैसे ट्रीटमेंट करें, और भी जितनी इमरजेंसीज हैं जो हम आईसीयूज में ट्रीट करते हैं, आईपीडी में करते हैं, उन सब के बारे में भी आज हम बात करेंगे। मुझे लगता है मुझे नीचे आना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे। कुछ प्ले किया है अभी? तो सेरेब्रल हेमरेज, अभी इस पर जाने से पहले मैं अभी देखो थोड़ा सा शास्त्र को पहले लेते हैं, संहिता के बारे में सोचते हैं, और आप लोगों के दिमाग को थोड़ा सा मैं ब्रेन को यूज कैसे करें वो समझते हैं। फीवर का पेशेंट आ जाए, अभी सेरेब्रल हेमरेज की बात हो रही थी और अब फीवर आ गया, तो फीवर का पेशेंट आ जाए तो हमसे ठीक नहीं होता। बात हम कर रहे हैं सेरेब्रल हेमरेज की, बात हम कर रहे हैं एक्यूट एमआई की, बात हम कर रहे हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज की, बात हम कर रहे हैं कैंसर की। तो पेशेंट फीवर का ठीक क्यों नहीं होता, ये कभी सोचा है? चरक संहिता में अष्टांग हृदय में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आया है विषम ज्वर। विषम ज्वर के कितने टाइप्स हैं सबको पता है, उसकी चिकित्सा भी बताई है, पटोल कुटकी, अंदर रसपाचक, रक्तपाचक, इसको महाराष्ट्र परंपरा में इस तरीके से बोलते हैं, जो उसके कल्प आए हैं। आपने कभी सोचा है कि ये सब मेडिसिन देने के बाद में पेशेंट का फीवर उतरता है क्या? कभी यूज किया है? फीवर नहीं उतरता। लेकिन क्यों? चिकित्सा में लिखा है कि ये देने से फीवर ठीक होगा, ये विषम ज्वर की चिकित्सा का है, फिर उसको यूज करते हैं तो ठीक क्यों नहीं होता पेशेंट? कभी पूछा अपने टीचर को, कभी पूछा अपने कलीग को, कभी इस बात पे डिस्कशन किया? नहीं किया। तो क्यों नहीं होता? तो दो चीजें होती हैं, एक होता है शब्दार्थ और एक होता है भावार्थ। तो संहिता में जो आपने लिखा, पढ़ा, सुना वो शब्दार्थ है, शब्द है, उनका अर्थ हमने कर लिया शब्दार्थ, लेकिन उसका भाव जो है वो अलग है, उसको कहते हैं भावार्थ। और भावार्थ समझना है तो आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा, उसके बिना आपको भाव समझ में नहीं आएगा। तो मैं अब आपको बताता हूं कि फीवर का ट्रीटमेंट कैसे करें सेरेब्रल हेमरेज पे जाने। क्यों? क्योंकि अभी यहां से जाके तुरंत आप सेरेब्रल हेमरेज तो ट्रीट करोगे नहीं, तुरंत पैरालिसिस तो ट्रीट करोगे नहीं, अक्यूट एमआई तुरंत करोगे नहीं, आईएसडी तुरंत करोगे नहीं। तो पहले हम क्या, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? पहला चैप्टर क्या है? पहली डिसीज क्या है? ज्वर। रसायनबाजीकरण को छोड़ दें तो ज्वर। तो ज्वर को ही यदि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ें? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं गैप है। अभी पेशेंट और समाज में क्या हो जाता है, अरे इससे फीवर तो ठीक होता नहीं है, खुद का भी फीवर ठीक करने के लिए दूसरी तरफ भागना पड़ता है, और खुद क्लिनिक खोलकर बैठे हैं हम और ट्रीट कर रहे हैं बड़ी बड़ी डिसीजेस। तो खुद में अपने गिल्ट आता है। तो इसका भावार्थ जो ये है कि ज्वर को किस तरीके से समझा जाए, ज्वर को हमने अभी सही नहीं समझा, उसको समझने का तरीका क्या है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से आपको आज सिखा के भेजने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो ज्वर की जब चिकित्सा है, तो जब हम विषम ज्वर की बात कर रहे हैं जिसमें पीरियोडिक फीवर होता है, मतलब कुछ समय रहेगा, उसके बाद में फीवर डाउन हो जाएगा, फिर फीवर आएगा, फिर डाउन हो जाएगा, मेडिसिन लो या नहीं लो, मेडिसिन लोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम मलेरियल फीवर भी कहते हैं। विषम ज्वर के टाइप्स हैं। तो जब मेडिसिन देते हैं आयुर्वेद में, हम जब ज्वरग्न मेडिसिन पढ़ते हैं, कोई भी मेडिसिन जब हम पढ़ें तो उसमें जब लिखा है कि ये ज्वर नाशक होता है, ज्वर हर होता है, तो यहीं पर प्रॉब्लम है कि वो ज्वर हर और ज्वर नाशक का भावार्थ क्या है। तो आयुर्वेद में अधिकतर जितनी भी चिकित्सा बताई गई है और जिनको देने से फायदा नहीं होता है, वो सब जो है ज्वर प्रतिबंधक होती हैं, ज्वर हर नहीं है वो।
ज्वर हर वहां पे शब्द है, भावार्थ क्या है? ज्वर को खत्म करने वाली। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्वर को, फीवर को डाउन कर देगी, टेम्परेचर को नॉर्मल कर देगी, ये उसका अर्थ नहीं है। यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि शब्दों का भावार्थ नहीं समझ रहे हैं हम। तो ज्वर हर मेडिसिन जितनी भी हैं वो ज्वर प्रतिबंधक होती हैं। अभी देखो कितना डिफरेंस है साइंस के अंदर, ये बात को समझना है, आपके पास कितना सुपीरियर साइंस है, इस बात को समझिए। फीवर आया, आप पेशेंट को पैरासीटामोल दे रहे हो, एंटीबायोटिक दे रहे हो, एंटी मलेरियल दे रहे हो, फिर भी फीवर कितने दिन रहेगा? 5 से 7 दिन। लेकिन आचार्य कह रहे हैं अरे ये क्या कर रहे हो, इससे अच्छी चीज बताता हूं तुमको कि ज्वर को आने ही ना दो। तो मतलब क्या हुआ इसका कि पेशेंट को फीवर आया, और फीवर आने के बाद में जब फीवर कम होगा, डाउन होगा, जो साइकिल है जब कंप्लीट होगी, उसके बाद जितनी भी जो मेडिसिन आपने पढ़ी हैं उनको देना है। वही है पटोल कुटकी इंद्र रस पाचक। तो जब ज्वर की विराम अवस्था हो तब उसको देना है। यदि वहां दिया तो फिर ज्वर का वेग नहीं आएगा। इसको बोलते हैं ज्वर प्रतिबंधक दवाएं। आयुर्वेद में अधिकतर दवाएं ऐसी ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब फीवर अभी तो है तो अभी क्या करें। तो अभी कम करने के लिए उसके लिए अलग से दवाएं बताई। जैसे सबसे पहली मेडिसिन जो बहुत इजी है, त्रिभुवन कीर्ति रस। तो जब फीवर है तब आपको त्रिभुवन कीर्ति देना है, महासुदर्शन नहीं देना है। प्रॉब्लम यही है कि हमें ये मालूम नहीं है कौन सी मेडिसिन कब देनी है, कितनी देनी है और कब नहीं देनी है। मेडिसिन से बस सुन ली, महासुदर्शन दी। महासुदर्शन एंटीवायरल मेडिसिन में आती है। जब पेशेंट को डेंगू हो तब आप उसको महासुदर्शन दीजिए, और लिख के रखो कि जितने प्लेटलेट होंगे पेशेंट के उससे एक नीचे नहीं होगा। वो इस तरीके की मेडिसिन है, लेकिन वो फीवर को कम नहीं करेगी। अब आप बोलोगे सर कुछ तो कम करती है। जब हम चिरायता देते हैं, किरात तिक्त देते हैं, महासुदर्शन देते हैं, ऐसी मेडिसिन जब हम देते हैं तो कुछ तो कम होता है। तो बिल्कुल होता है, क्योंकि वो वहां पर तिक्त रस के कारण होता है। समझ में आ रहा है कुछ? तो उसका जो तिक्त रस है वो पित्त को समन करता है, विरोध है उसका। पित्त की चिकित्सा क्या है? ऊष्मा की चिकित्सा तिक्त। तो तिक्त रस होने से वो फीवर को थोड़ा कम कर देता है, लेकिन ज्वर हर प्रॉपर्टी नहीं है उसकी। वहां पर उसकी प्रॉपर्टी क्या है? ज्वर को प्रतिबंध करना। और ज्वर को प्रतिबंध कब करेगा? जब ज्वर ना हो, मतलब जब उसका वेग उतर गया हो, निराम अवस्था, ज्वर नहीं है, उस समय मेडिसिन को देना है। तो आचार्य बोल रहे हैं कि जब फीवर हो तो त्रिभुवन कीर्ति रस दीजिए। अब डोज क्या है इसका? 250 mg पर डोज अप टू 1 ग्राम पर डे। इससे कम में काम नहीं होगा। अभी होता क्या है कि एक स्कॉलर, कोई भी स्टूडेंट, डॉक्टर हमारा एक मेडिसिन देता है, बोले सर फीवर कम नहीं हुआ, आयुर्वेद बेकार है। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। तो इसलिए वहां पर डोज हमें पूरा सही से पता होना चाहिए। तो 250 mg पर डोज, एडल्ट का डोज है ये। 1 ग्राम अप टू तक, मतलब 4 टाइम्स दे सकते हैं। इतने में फीवर पेशेंट का कम होना ही चाहिए, हो ही जाता है। और इसके साथ में सबसे पहले शुरू करना होता है हमें लंघन। विषम ज्वर में चूंकि ये वातज है तो लंघन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक विषय आता है। तो यस, लंघन करना चाहिए, लेकिन अल्प लंघन करना है। बहुत तगड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग हमें लंघन नहीं देना है यहाँ पर। वो हमें टाइफॉइड के लिए बचा के रखना है। तो यहाँ पर क्योंकि जब भी कोई ज्वर होगा तो सबसे पहले अग्निमांद्य हो जाएगा, निज हो या आगंतुज हो। ठीक है। तो यहाँ पर भी जब पेशेंट को फीवर आया तो क्या हुआ? अग्नि मांद्य हुई। तो अग्नि को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लंघन करना है, ना कि आम पाचन के लिए नहीं करना है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 3 डेज फीवर डाइट या 3 डेज कोविड डाइट। कोविड में हमने भरपूर इसका प्रयोग किया। ये क्या करती है? फर्स्ट डे हमें जो है पेशेंट को सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर या गुनगुना पानी पीने को बोलना है। सेकेंड डे उसको हम मूंग दाल का सूप देते हैं, और थर्ड डे उसको पतली खिचड़ी देना है। इतना देते साथ जो मेडिसिन मैंने बताई वो देनी है। और जब जैसे ही फीवर डाउन हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए, तब आपको वहां पर ज्वर प्रतिबंधक दवाएं देनी है। तो अब समझ में आया कि वो रसपाचक, रक्तपाचक, जो विषम ज्वर की चिकित्सा बताई है वो कैसे यूजफुल है। इस बात को सीखने में हमें 10 साल लग गए। अब एक और बात बताता हूं आपको। कई बार आपने देखा होगा कि फीवर कम हो जाता है और उसके बाद में फीवर 101, 102 आता ही रहता है पेशेंट को। हम बहुत प्रयास करते हैं, वो नहीं जाता। तो यदि हमने ज्वर की अवस्था में
ज्वर प्रतिबंधक दवाएं दे दी तो ऐसा ही होता है कि उसका विसर्ग नहीं हो पाता, इसको बोलते हैं अविसर्गीय ज्वर। इसके बारे में पंडित विश्वनाथ द्विवेदी जी ने बहुत अच्छे से लिखा है वैद्य सहचर नाम की बुक में। इसको बोलते हैं अविसर्गीय ज्वर। अभी बात समझ में आई, ज्वर का प्रतिबंधन कर रहे हैं हम। अब जिस स्टेज में आप ज्वर का प्रतिबंधन करोगे उसी स्टेज में ज्वर का प्रतिबंधन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल टेम्परेचर के बाद दोगे आप मेडिसिन को तो ज्वर वहीं तक रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन आपने 102, 101, 103 कोई भी अवस्था में जब आपने ऐसी औषधि दी जो ज्वर का प्रतिबंधन करती है अज्ञानवश, तो फिर पेशेंट को उतना फीवर आता ही रहता है, हम बोलते हैं कम ही नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अविसर्गीय ज्वर। ये फिर जाता नहीं, लेकिन घबराओ मत, जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट भी बताई है। तो इसमें फिर यूज करना है जब ऐसी अवस्था हो जाए। तो जितने क्लिनिशियन होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि ऐसा घटित होता है। तो उस स्थिति में आपको प्रवाल पिस्टी 250 mg विथ घृत के अनुपान के साथ देनी है। ऐसा देने से जो ज्वर अविसर्गीय हो गया है, आपकी गलत चिकित्सा देने से वो ज्वर का विसर्ग हो जाता है। ये तो बात हुई ज्वर के बारे में। अब हम क्यों बताया मैंने ये, इसलिए बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो हमसे बार बार लोग पूछ रहे हैं कि सर संहिता को कैसे पढ़ा जाए, तो संहिता को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, उसके भाव को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ा तो हम सब ने है, राइट, पढ़ा है ना, सब ने पढ़ा है, लेकिन उसमें नया क्या है, वो ये नया है। ये मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता था, इसलिए इसके बारे में जिक्र किया, मैंने आपको बताया। तो सेरेब्रल हेमरेज की तरफ बढ़ेंगे। अब कुछ नया मिला, हाँ या ना? तो ये पढ़ने का जो तरीका है वो इस प्रकार से है। अब एक पेशेंट सेरेब्रल हेमरेज का, प्ले करिए। हाँ, बहुत सारे स्लाइड्स हैं, कुछ को मैंने सिलेक्ट किया है इसके लिए। तो ये जो केस है इसमें क्या हो रहा है देखिए, मुझे लगता है क्लियर दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ, नीचे कर दीजिए थोड़ा सा, बस 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 बस। ये केस है acute parenchymal hemorrhage in right thalamo-capsular region with perifocal edema extending into right cerebral peduncle and right portion of midbrain producing mass effect and midline shift। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ ये होता है कि पेशेंट के सेरिब्रल एरिया में, ब्रेन में हेमरेज हुआ है, और हेमरेज इतना ज्यादा है, स्वेलिंग इतनी ज्यादा है कि उसका जो मिड ब्रेन है या जो इसका मिड लाइन है, सॉरी मिड लाइन जो है, जो सेरिब्रम को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है, वो शिफ्ट हो गया है, मिड लाइन शिफ्ट बोलते हैं। यहां से प्रोग्नोसिस समझ में आता है। यदि इतनी ब्लीडिंग हुई है कि जिसके कारण मिड लाइन शिफ्ट हुआ हो, दैट मींस प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर। वहां पर बचने की पेशेंट की संभावना कम हो जाती है। और यहां पर आपको डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं क्रेनियोटॉमी या ड्रिल होल छेद करके क्रेनियम में उसको ब्लीडिंग को एवैक्यूएट कर देना। और उसके बाद में भी कोई श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं होती है कि पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा। ऐसे केसेस में ये इमरजेंसी है और ये पेशेंट जो है अनकॉन्शियस कंडीशन में है, आईसीयू में हम ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को। स्लाइड प्लीज। हाँ, और उसी के साथ में सिर्फ सेरिब्रल हेमरेज ही नहीं है, ब्लीडिंग सिर्फ ब्रेन के अंदर ही नहीं है, उसके साथ में सब अरेक्नोइड एंड पेरी इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज भी है। मतलब सब अरेक्नोइड एरिया में है, में भी है, और इंटरवेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल्स होते हैं आपने पढ़े होंगे, उसमें के अंदर भी ब्लीडिंग है। अब बोलो कौन कौन आ रहा है इलाज करने? क्या होगा? तो ऐसे केसेस आपको मैं दिखाऊंगा और ये सिखाऊंगा भी कि कैसे इनको ट्रीट किया जाता है। ये पेशेंट का इलाज चल रहा है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं हो रहा है, पेशेंट के अंदर हलचल नहीं है, प्यूपिल जो है डायलेट नहीं हो रहे हैं या रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इसके प्रोग्नोसिस पुअर होने के सिम्टम्स होते हैं। ऐसी स्थिति में पेशेंट को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि संभावना नहीं है कि कुछ नहीं होगा, इसको घर ले जाओ या इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे केसेस जब हमारे पास आते हैं तो हम लेते हैं इनको और फिर वहां आयुर्वेद शुरू होता है। नेक्स्ट स्लाइड।
हाँ, ये जो ट्रीटमेंट उसका वहां चल रहा था लगभग 20 दिन, उसके बाद का स्कैन है, क्योंकि हम प्री एंड पोस्ट एंड लॉन्ग टर्म फॉलोअप पर बिलीव करते हैं। हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फॉलोअप इज द ट्रू एविडेंस। एविडेंस मतलब ऐसा नहीं कि ये दिखाया वो दिखाया चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं। ट्रू एविडेंस क्या है, लॉन्ग टर्म फॉलोअप क्या है, उसके पहले की स्थिति क्या थी, अब क्या है, और आगे कितने समय तक पेशेंट स्टेबल रहा या नहीं रहा, उसकी स्थिति क्या है। तो ये उसके बाद का स्कैन है, जब पेशेंट को डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसमें कुछ नहीं होगा। सेम लगभग वही है, पेरेन्काइमल हेमरेज इन राइट थैलेमोकैप्सुलर रीजन इन पेरीफोकल एडिमा इन राइट हेमोपैराइटल रीजन विद एविडेंस ऑफ मास इफेक्ट इन मिड लाइन शिफ्ट। सेम है 20 दिन के ट्रीटमेंट के बाद। अब यहां से आपकी एंट्री होती है, आयुर्वेद की एंट्री होती है, आचार्य चरक के वंशज की एंट्री होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये ध्यान से पढ़ लिया ना क्या क्या लिखा है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, ये ऊपर से जाए तो बता देना, और थोड़ा सा इजी करके बताएंगे इसको। अब पढ़िए, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ हाइपरटेंशन कंपोनेंट ऑफ पेरेन्काइमल हेमरेज with evidence of residual hypodense lesion in right thalamocapsular region and compression of third ventricle, no evidence of midline shift। क्या हुआ, आया कुछ समझ में? रीअब्जॉर्प्शन हो गया, कैसे हो गया बताएंगे, लेकिन यही नहीं, उसके उसमें क्या था, इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज, और यहां क्या है, नो एविडेंस ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज, नो एविडेंस ऑफ सब अरेक्नोइड हेमरेज, मतलब जो ब्लीडिंग थी वो गायब हो गई, नो एविडेंस, और जो सेरेब्रल एरिया में थी वो रीअब्जॉर्ब हो गई है, सिर्फ थोड़ा सा रेसिड्यूल रह गया है। पेशेंट कॉन्शियस होता है और बाहर आ जाता है। करोगे ऐसी ट्रीटमेंट? अब एविडेंस देख लो, होता है ऐसा, बिना क्रेनियोटॉमी के होता है। ये हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको हम एक लंबी लाइन खींच दे रहे हैं, ये लाइन आपको तोड़नी है। अब इस लाइन को आपको पार करना है कि इससे अच्छा करो तब मजा आएगा, राइट? तो ट्रीटमेंट क्या है और ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसके पहले तो हमने ना सुना ना समझा, और सिर्फ एक केस है क्या है, नहीं, और भी दिखाएंगे आपको, कोई तुक्काबाजी नहीं है। कैसे होता है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है लिख लीजिए, योगेंद्र रस 125 mg पर डोज TDS, दिन में 3 बार। मांश्यादी क्वाथ 20 ml TDS। और इसके साथ आईसीयू के अंदर ऐसे पेशेंट को हम एक शिरोलेप लगाते हैं, वो लिख लीजिए, पुनर्नवा, वचा, हरिद्रा और वंशपत्र। वंशपत्र मालूम है, वंश मतलब बांस, बंबू, वंशपत्र। तो इसके पत्रों का पेस्ट बनाकर सिरोलेप करते हैं। पेशेंट को हेड को बाल्ड करना है और उस पर 1 फिंगर की थिकनेस के बराबर लेप लगाना है, और इसको फिर बाद में ऊपर से बैंडेज से टाई कर देना है, बांध देना है। ऐसा करने के बाद 3 घंटे के बाद फिर हमें ये लेप हटाना है और दूसरा लेप करना है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज लेप लगाना। इतना करने से ये सारे पेशेंट वापस आ जाते हैं और ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं जो आप देख रहे हो। बहुत सिंपल है ना, बस इतना ही है। अभी कितना क्रिटिकल लग रहा था, अब इजी लग रहा है, आ रहा है समझ में? अब चूंकि ये पेशेंट अनकॉन्शियस था तो हमने आईसीयू के अंदर इनको ड्रिप मेथड से बस्ती भी की है। जो अनकॉन्शियस नहीं है, सेमी कॉन्शियस है या कॉन्शियस है, उनको बस्ती की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ड्रिप मेथड से बस्ती क्या होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद। तो ड्रिप मेथड क्या होता है, जो आईवी की बॉटल्स होती हैं उन्हीं को प्रयोग करते हैं, या कोई भी पॉट को उपयोग कर सकते हैं, और जो आईवी सलाइन का जो सेट होता है हमारा, आईवी ड्रिप सेट जिसको बोलते हैं, उसी को यूज करते हैं। उसके आगे से निडल को हटा देना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप बस्ती देनी है। ऐसा करने से अनकॉन्शियस पेशेंट में बस्ती दी जा सकती है। आप अनकॉन्शियस पेशेंट में डायरेक्ट बस्ती नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
तो ऐसा करने से पेशेंट को इस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बस्ती में क्या दे सकते हैं, जो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो अच्छा लगे वो दी जा सकती है। जैसे अब यहां पर चिकित्सा किसकी करनी है ये बताइए, हेमरेज की करनी है या हेमरेज किस कारण से हुआ उसकी करनी है? कारण की करनी है, राइट। अभी क्या होता है कि जब पेशेंट सेरेब्रल हेमरेज का या इस्चीमिया का डॉक्टर के पास जाता है तो एक चीज देखी जाती है कि डॉक्टर तुरंत बीपी देखता है और देखने के बाद बोलता है अरे आपका तो बीपी बहुत बड़ा हुआ है, इसके कारण ऐसा हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा ये क्रिया इस तरीके से घटित ही नहीं होती है। जो बीपी बढ़ा है वो अच्छी बात के लिए बढ़ा होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है सेरेब्रल आर्टरी के थ्रू, या तो उसमें ब्लॉक हो गया है जिसको हम इस्चीमिया कहते हैं, या वहां पर ब्लीड हो गया है जिसके कारण वहां के आसपास के सेल डेड होने लगे। इसलिए पेशेंट के शरीर क्या करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। ये घटना घटित हो रही है, लेकिन जब हम एट दैट टाइम उसको चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, तो हमको लगता है ये घटना सारी ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हुई है। यहीं पर झोल है, यहीं पर बात को समझना है। तो इसलिए बीपी का ट्रीटमेंट करते नहीं बैठना है, हमको वात और पित्त का ट्रीटमेंट करना है। आचार्य चरक इसको दोषात्मक चिकित्सा कहते हैं, दोषात्मक चिकित्सा। तो वात और पित्त को जब ट्रीट करेंगे तो ऐसे रिजल्ट आएंगे और पेशेंट को रीब्लीड नहीं होता, कन्वर्जन नहीं आते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे सभी पेशेंट में बाद में कन्वर्जन आने लगते हैं आईपीडी के अंदर पेशेंट को। तो ऐसे पेशेंट में यदि इस तरीके से अप्रोच करते हैं तो कन्वर्जन नहीं आएंगे, पेशेंट का प्रोग्नोसिस पुअर से अच्छा होने लगता है और इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये हुआ एक केस, ये उसकी ट्रीटमेंट हुई। इजी है ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब ये घटना घटित कैसे होती है कि ऊपर तो इतना बड़ा स्कल है। जब मैंने ये सब काम किए तो मेरे ऊपर ऐसे प्रश्नों की बौछार लगा दी गई। एक तो इमरजेंसी, बोले अपने आप को चरक सुश्रुत बागभट से बड़ा समझ रहे हो, ऐसा होता है क्या? मैंने कहा होता है, बिल्कुल दिखाएंगे, दिखाएंगे नहीं सुनाएंगे भी, और डंके की चोट पे दिखाएंगे एविडेंसेस, बिल्कुल होता है। तो इसलिए इस गलती से, इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि आयुर्वेद में इमरजेंसीज मैनेज नहीं होती, ये मैं यहां बताने आया हूं आपको। तो स्कल है इतना बड़ा, इतना मोटा, तो ये कैसे सरोलेप काम कर रहा है? यदि हम सरोलेप की बात कर रहे हैं और मेडिसिन दे रहे हैं, हमने जो योगेंद्र रस दिया वो पित्त और वात पर जाने वाली औषधि है, वात और पित्त का शमन कर देती है, जिससे पेशेंट को रीब्लीड नहीं होता है और जो ब्लीड हुआ है वो रीअब्सॉर्ब होने लगता है। मांशादी क्वाथ क्या काम करता है? मांशादी क्वाथ का काम है सेरेब्रल एडिमा को कम कर देना। सेरेब्रल एडिमा समझते हो? सेरेब्रल एडिमा जहां ब्रेन के अंदर सूजन आ गई है, अब वो मेनिंजाइटिस के कारण आई हो, सेरेब्रल हेमरेज के कारण आई हो, इस्चीमिया के कारण आई हो, किसी भी कारण से यदि उसके अंदर ब्रेन के अंदर ब्रेन ट्यूमर के कारण आई हो, ब्रेन कंकशन के, ब्रेन कंकशन शब्द सुना है? हेड कंकशन, ब्रेन कंकशन, जब एक्सीडेंट होता है उसके बाद में पेशेंट को ब्लीड तो नहीं हुआ लेकिन चक्कर आ रहे हैं, वर्टाइगो हो रहा है, चलने में कांप रहा है पेशेंट, इसको बोलते हैं ब्रेन कंकशन, कंकशन ये शब्द है। तो ऐसी स्थिति में सबके अंदर सेरेब्रल एडिमा हो जाता है, जिसके कारण ये घटना घटित होती है। इन सब स्थितियों को कम करने के लिए मांशादी क्वाथ काम करता है, नागार्जुन कंपनी बनाती है, आप अपना फ्रेश बना के भी यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा, जटामांसी और खुरासानी अजवाइन का योग है, ये बना हुआ भी मार्केट में मिलता है। 20 ml TDS की मात्रा में देना है, इसके देने से सेरेब्रल एडिमा कम हो जाता है, और सेरेब्रल एडिमा कम हो जाता है तो रीब्लीड नहीं होगा, और जो हुआ है उसको एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देता है और डायूरेटिक क्रिया प्रारंभ होती है वहां से। एडिमा कैसे कम होगा? है ना, डायूरेटिक की क्रिया करने लेंगे। डायरेक्ट डायूरेटिक क्यों देना, जरूरत नहीं है, हमारे पास उससे अच्छा है। तो मांशादी क्वाथ वहां पे काम करता है सेरेब्रल एडिमा पर। शब्द अच्छे लग रहे हैं सुनने में? कलेजा कांप रहा है, दिल कांप रहा है, कांपना चाहिए क्योंकि कुछ नया मिल रहा है। अभी एक नई लाइन जो दिखा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए, जब हमने काम किया तो भाई प्रश्न आए कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। तो उसी समय एक स्टडी हुई और उसमें पाया गया कि हमारा जो क्रेनियम होता है, हमारा जो हेड है, क्रेनियम है, उसके अंदर टनल्स होते हैं। थोड़ा नीचे कर दीजिए तो सबको दिखाई देगा। तो ये जो स्टडी पब्लिश हुई उसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, 50 माइक्रो
मीटर इतनी छोटी छोटी टनल्स होती हैं। टनल्स क्या करती हैं? इनर ब्रेन को आउटर ब्रेन से जोड़ती हैं। यह बात अभी तक ज्ञात नहीं थी, लेकिन हमारे आचार्यों को ज्ञात था। इंडोनेशिया में और अफ्रीका की तरफ के देशों में आज भी सेरेब्रल हेमरेज को या ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए बड़ी बड़ी जलोका का प्रयोग होता है, लेकिन हम नहीं करते। हमको लगता है अरे क्रेनियम है, इससे कैसे होगा? तो एडिमा कैसे कम किया, ब्लीड को कैसे कम किया, उसके पीछे का जो साइंस है वो ये है, होल्स इन हेड, ए माउस स्कल इज फुल ऑफ माइक्रोस्कोपिक चैनल्स, एरो में जो दिख रहा है, दैट कनेक्ट द बॉन्ड टू द ब्रेन्स आउटर मेम्ब्रेन। एन इमेजिंग method called a micro-CT scan shows similar channels were in human skulls, pupil skull। ऐसे ही उनके अंदर भी, पहले पता किसमें चला, रेट्स के अंदर चला, फिर इसको और देखा गया माइक्रो-CT करके, तो पता चला कि भैया इसके अंदर तो बहुत सारे टनल्स होते हैं, तो इसलिए वहां पर लेप काम करता है। अब आया समझ? दिमाग की बत्ती जली? जोर से बोलो। हाँ, नेक्स्ट। उसके बाद में उसका ब्लड फ्लो, ये आपने पढ़ा होगा, इसको द इमेजरी वेंस जो है स्कल के अंदर इमेजरी वेंस होती हैं, इनको पढ़ लीजिए। आप इससे बताने के लिए है जिससे आपके दिमाग के जो घोड़े हैं दौड़ना शुरू कर दें, और आप लोग यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें और भाव को समझें, इसलिए ये स्लाइड्स रखे हैं मैंने। ये भी वही कह रहा है कि इंटरक्रेनियल वीनस साइनसेस होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं आउटसाइड एंड इनर साइड, जो ब्लड फ्लो है कैसे होता है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट मीडिया कवरेज था। दूसरा केस दिखाते हैं आपको, अगेन सेरेब्रल हेमरेज। जरूरत से ज्यादा तो नहीं मिल रहा है, उम्मीद से ज्यादा होता है ना, बोले अरे ये तो सोचा ही नहीं था, ऐसा तो नहीं चल रहा है ना, तो थोड़ा नीचे आऊं फिर मैं। हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। चलो, ये अगेन एक केस है, इसमें आप देखिए सेरेब्रल हेमरेज का है, और इसमें जो मैक्सिमम थिकनेस है, जो ब्लीड हुआ है, वो कितना है? 2.8 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको। और मिड लाइन शिफ्ट कितना है? अगेन मिड लाइन, छोटी मोटी बातें अपन करते नहीं, छोटा मोटा हेमरेज देखते ही नहीं, बड़ा लाओ। मिड लाइन शिफ्ट हो गई मतलब समझ लो कि प्रॉब्लम है। पेशेंट अगेन सेमी कॉन्शियस। अब ये केस जो है हमारे पास क्रेनियोटॉमी के बाद आया, ये इंटरेस्टिंग चीज है। पहले केस में क्रेनियोटॉमी नहीं हुई थी, दूसरे केस में क्रेनियोटॉमी हो गई। क्या हुआ ये उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िए। 2.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर मिड लाइन शिफ्ट है, स्मॉल डिफ्यूजन, रेस्ट्रिक्शंस एरिया नोटेड लेफ्ट, ये सब आप सबड्यूरल हेमरेज यहाँ पर भी है नोटेड अलोंग द फ्लैक्स इन द राइट पैरासजाइटल लोकेशन। ये इसकी स्कैन है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट डे की स्कैन है जब उसका क्रेनियोटॉमी किया गया, तो उसमें जो है 2.24 सेंटीमीटर थिकनेस और मिड लाइन शिफ्ट 8.8 mm हो गई। पहले कितनी थी? 1.8। ये ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को फायदा हुआ, स्कैन में दिख रहा है। नेक्स्ट, ये उसके कंपेयर्ड सीटी स्कैन है। रेसिडुअल कलेक्शन ऑन लेफ्ट साइड अंडर द क्रेनियोटॉमी डिफेक्ट हैज पार्टली रिग्रेस्ड। ये उसकी ठीक ठाक स्कैन है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को रीब्लीड कर जाता है, रीब्लीड हो जाता है, और पेशेंट फिर से अब परेशान, फिर से सेमी कॉन्शियस कंडीशन में, अनकॉन्शियस कंडीशन में बिटवीन द था, और पेशेंट फिर से डॉक्टर के पास जाता है और फिर से स्कैन की जाती है, तो पता चलता है कि पेशेंट को रीब्लीड हो गया है। डॉक्टर बोलते हैं फिर से क्रेनियोटॉमी करते हैं, चलो खेलते हैं 2020। पेशेंट बोलता है कि ये क्या तरीका है, अभी तो एक ऑपरेशन इतना बड़ा करा है, आप फिर से बोल रहे हो खोल देंगे, और फिर से रीब्लीड हो जाएगा। और पेशेंट की एज जो है आप देखिए 73 है। इस एज में रिस्क, अभी तक इसके पीछे कोई गाइडलाइन नहीं थी, किसी को पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे बारे में उसको पता था, वो मेरे पास आया पेशेंट और हमने ट्रीट किया अगेन। नेक्स्ट, ये 4 अक्टूबर को जब पेशेंट आया, तो उस समय जब रीब्लीड हुआ तो फिर से देखिए मिड लाइन शिफ्ट कितना हो गया? 1.8 सेंटीमीटर, और जो ब्लीड जो है वो 2.9 सेंटीमीटर। माइल्ड सबड्यूरल कलेक्शन नोटेड इन द लेफ्ट पैराइटो ऑक्सीपिटल रीजन। पेशेंट चलते वाली स्थिति में है, जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन कर देना कि भैया पेशेंट नहीं बचेगा। पहले वाला भी ऐसा ही था, ये वाला भी ऐसा ही है। नेक्स्ट,
यहां से हमारा काम शुरू होता है। नेक्स्ट, सॉरी, इसको दिखाइए। ये देखिए, जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसका जो है 21 mm 2.1 सेंटीमीटर, और जो मिड लाइन शिफ्ट था वो 9 mm रह गया। राइट, दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी इससे ज्यादा जोर से ताली बजानी पड़ेगी। नेक्स्ट, ये स्क्रीन ये वाला है ना डिजिटल, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट स्कैन है, और इसको पूरा करने में हमें लगभग 7 से 8 महीने इलाज करना पड़ा पेशेंट का। पेशेंट सर्वाइव हो गया, विद इन 10 डेज पेशेंट कॉन्शियस हो गया, पेशेंट चलने लगा, उसकी अपनी पूरी ड्यूटीज करने लगा, सारी कर्म करने लगा, पेशेंट मंदिर जाने लगा, अपनी दुकान, बिजनेसमैन है, दुकान पर बैठने लगा। पेशेंट बिलोंग करता है सागर से, सागर मध्य प्रदेश से। और उसके बाद में ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन हमारा काम है लॉन्ग टर्म फॉलोअप। पेशेंट का कंडीशन क्या रहा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको बताते हुए खुशी होगी और सुनते हुए गर्व होगा, टिल नाउ पेशेंट इन वेल कंडीशन। टिल नाउ, अभी भी मेरे फॉलोअप में है पेशेंट। अब इससे ज्यादा जोर से बजाना, ठीक है? लार्ज क्रोनिक एसडीएच, large chronic SDS, subdural hemorrhage along the right cerebral hemisphere is complete resolved in present scan. ये है आयुर्वेद जो आपको पढ़ने को मिल रहा है। आयुर्वेद को अंडर एस्टिमेट करके रखा है तुम लोगों ने। अब ये जो सब मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते हो, यही सिखाने और बताने आया हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही कोई इसका कोई हुनर है, आप भी ये सीख सकते हो और ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। कंप्लीट रिजॉल्व। अगेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लगभग वही था जो पहले पेशेंट में हमने आपको बताया, कुछ यूनिक नहीं है, बहुत सिंपल मेडिसिन। सिर्फ जरूरत जो है ऐसा करने के लिए किसकी है? कॉन्फिडेंस की है। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब नॉलेज होता है। तो कॉन्फिडेंस और नॉलेज होगा तो डेयरिंग करोगे ऐसे केसेस को करने की। तो पूरे भारत में आईसीयू के अंदर घुसकर हमारा काम करना ये मजेदार काम है। ऐसे केसेस को डील करने में मजा आता है। ट्रीटमेंट आपको मैंने इसका बता ही दिया। नेक्स्ट, हाँ राइट, आईसीयू से नीचे बात ही नहीं करेंगे आज। अगेन डेथ डिक्लेयर्ड कि भैया ये होने वाला है। आईसीयू के बाहर रिश्तेदारों की लाइन लग गई है, डॉक्टर ने बोल दिया, रोना गाना शुरू हो गया है। बजाना नहीं होता ऐसे समय। केस हमारे पास आता है, दिस इज द केस बिफोर कोविड। और इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कोविड में भी इसका क्या कंट्रीब्यूशन है मैं बताऊंगा आपको। तो ये केस जब आया तो ये स्थिति में था, और मेरे पास जस्ट एक डॉक्टर का फोन आया कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, पेशेंट वेंटिलेटर पर है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर, और रिवाइव नहीं कर रहा है। स्थिति ये है, डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको कोई वायरल निमोनिया हुआ है। और वायरल निमोनिया की स्थिति जब एआरडीएस में जाती है उसको बोलते हैं अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। दिस इज द केस। अच्छा लग रहा है सुनने में ऐसे शब्द? एआरडीएस कौन सा है? सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वायरल के कारण हुआ है, और इसको स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह ये सब करके हो गया। टेमी फ्लू उस समय चल रही थी, ये सब दिया गया था। उस समय कोविड नहीं आया तो इसलिए कोविड पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते। तो इस तरीके से था, लेकिन पेशेंट रिवाइव नहीं कर रहा है, और पेशेंट की एज बहुत यंग है, आई थिंक 24 या 25, फीमेल या 26 होगी, मुझे एज याद नहीं है, इसमें कहीं रिपोर्ट में आएगा तो देखिए। और ऐसा केस अगेन, ठीक है ले लेते हैं। उसके बाद का एक्सरे देखिए 24 आवर्स के बाद। नेक्स्ट, ये भी उसी के पहले का एक्सरे है, फीमेल पेशेंट है। ये हमने जब पेशेंट को ट्रीट किया, और 24 आवर्स के बाद का एक्सरे देखिए, दिख रहा है?
इसका प्रीवियस स्कैन करिए, प्रीवियस दिखाइए। ये देखिए स्थिति जब पेशेंट आया, उसके पहले की वो थी, उससे ये ज्यादा खराब था जब पेशेंट एडमिट था। फर्दर उसके पहले की स्कैन भी मैं दिखाता हूं, सारी डेटा रखता हूं अपने पास कि पेशेंट एडमिट हुआ और पेशेंट खराब होता जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है बात को समझना। और उसके बाद जब आयुर्वेद की एंट्री होती है तो क्या होता है, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट, ये दिस वन, हाँ इसके आगे करिए, हाँ ये 24 आवर्स के बाद, और पेशेंट का 24 आवर्स में मैकेनिकल वेंटिलेटर हटा दिया। नेक्स्ट, नहीं, हाँ राइट, दिस इज द पेशेंट, दिख रहा है आपको, कैसा लग रहा है? दिस इज द केस ऑफ ARDS। अब ये वायरल निमोनिया था, बैक्टीरियल निमोनिया था, या किसके कारण था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आयुर्वेद ये सिखाता है हमको दोषात्मक चिकित्सा। दिस इज द पेशेंट। नेक्स्ट, ये स्माइल देख रहे हो चेहरे पे, जो आपके भी आ रही है अभी, ये देने के लिए भगवान ने आपको चुना है और उसका माध्यम आयुर्वेद बन रहा है। सिर्फ विश्वास करो एक बार, ये सब आप कर सकते हो, ये सब कैपेसिटी आपके अंदर है, ये काबिलियत आपके अंदर है। ऐसे केसेस ना आपने कभी सुने होंगे ना देखे होंगे, और इसको बोलते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट इन आयुर्वेद। और ये पेशेंट ने खुद सेल्फी निकाली है, उसके बाद में आज तक टिल नाउ शी इज एब्सोल्युटली राइट एंड फाइन, टिल नाउ। हर पेशेंट हमारे लॉन्ग टर्म फॉलोअप में होता है, और इसको लगभग 4 या 5 साल हो गए। 18 की बात है आई थिंक, 19, 20, 21, 22, हाँ लगभग। नेक्स्ट, ये देखिए जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो यो पेशेंट खुद भेजते हैं। ये मेन बात है जो आपको मिलने वाली है। डिस्चार्ज के टाइम पेशेंट ऐसे जा रहा है, अब डॉक्टर शॉक्ड हैं, पेशेंट शॉक्ड है, रिलेटिव शॉक्ड हैं कि हो क्या गया, कैसे कर लिया ये। नेक्स्ट, ये घर पहुंच गया पेशेंट, उसके बाद की है। तो आया समझ आपको? अब इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी बताएंगे। तो मेडिसिन से लिख लीजिए, रस सिंदूर, लघु मालिनी वसंत, श्रृंग भस्म और सितोपलादी चूर्ण। ये वही अपना चटनी, वही सितोपलादी अपना वही है। ये कॉम्बिनेशन को दिया, पेशेंट रिवाइव कर गया। इसके साथ में हमने एक लेप दिया पेशेंट को, और लेप लगाने में चुनौती ये थी कि पेशेंट वेंटिलेटर पर है और उसको बहुत सारी लीड्स लगाते हैं, आपने देखा होगा चेस्ट के ऊपर। तो अब लेप कैसे करें? तो लेप के लिए अगेन हमने वही लेप दिया, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। तो उसमें हमने लेप को क्या करें, तो हमने उसको बैक ऑफ द चेस्ट, अपर बैक, वहां पर लेप कराया पेशेंट को, और ये रिजल्ट आपके सामने है। 24 आवर्स में हमने पिक्चर को बदल दिया। ये है आयुर्वेद। मेडिसिन मैंने आपको बताई दी हैं, रस सिंधु, लघु मालिनी वसंत, श्रृंग भस्म, सितोपलादी चूर्ण और एक लेप। लगभग लेप वही है, पुनर्नवा, वचा, हरिद्रा और वंशपत्र। वंशपत्र इसको यहां पर उपयोग क्यों किया गया है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वंशपत्र को कोई भी ऐसी स्थिति में जहां पर आपको जल का शोषण करना हो, अपमहाभूत का शोषण करना हो, उसको देना चाहिए। चाहे इंटरनली क्वाथ के फॉर्म में दिए, पाउडर के फॉर्म में दीजिए, टैबलेट के फॉर्म में दीजिए, या लेप के फॉर्म में दीजिए। ये सारी घटना घटित होने लगती है और वहां से जो फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब होने लगता है। ये उसका कार्य है। क्योंकि आपने देखा होगा जो बांस है कहां पर पैदा होता है, जहां उसको पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो वो शोषण बहुत अच्छे से करता है। उसके गुणकर्म पढ़ेंगे, और वहीं से वंशलोचन आया है। तो वंशलोचन भी जो है शोषण करने वाला द्रव्य है, रुक्ष है। आया समझ? अब रिलेशन बन रहा है ऐसा। नेक्स्ट,
चलिए, ब्रेन हो गया, अब लंग्स पे आते हैं। ये पेशेंट क्या है, इसका डायग्नोसिस कॉक्स विथ प्लूरल इफ्यूजन। पेशेंट ऑन एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट है लेकिन रिवाइव नहीं कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। कितने चेंजेस हुए वो दिखाता हूं आपको 5 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद। और ये रिलैप्स का केस है जिसको हम बाद में और ज्यादा ART वगैरह जैसे ट्रीटमेंट करते हैं। देख लिया एक्सरे, नेक्स्ट। ये जस्ट उसके बाद का जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा था उसके बाद का है, कुछ विशेष चेंजेस यहां पर नहीं है। पीछे ही करिए, ठीक है। अब इस केस में नहीं, सेकंड स्लाइड, हाँ राइट। इसके बाद पेशेंट हमारे पास आता है और हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। नेक्स्ट। ताली नहीं बजाओगे? सिर्फ 1 महीने में, विद इन 1 मंथ। नेक्स्ट। पीछे ही रखिए, बस बस बस, राइट राइट। तो ये जो केस है, ऐसे और भी केसेस आपको दिखाएंगे, लेकिन हमने संग्रह किया कि भाई कुछ कुछ केसेस आपको दिखा दिए जाएं जिससे आपको ये पता चले कि आप किस लेवल पे कार्य कर सकते हो और आयुर्वेद कैसे इतना फास्ट कार्य करता है। तो ये जो केस है आपको समझ में आ गया, प्लूरल इफ्यूजन, कॉक्स के बाद जो प्लूरल इफ्यूजन और प्लूराइटिस। अभी लास्ट में जो थंब के पास जो है आपको एंगल पे दिख रहा होगा उसको बोलते हैं कॉस्टियोफ्रेनिक एंगल। वहां पर थोड़ा सा प्लूराइटिस दिख रहा है, आया समझ? एक्सरे पढ़ना भी सिखा देते हैं, ठीक। तो इसका ट्रीटमेंट क्या था? ट्रीटमेंट था बहुत सिंपल, आरोग्यवर्धनी। यार आरोग्यवर्धनी तो पेट की दवा है, कैसे, हाउ? यही सीखना पड़ेगा गुरु के पास जाके। आरोग्यवर्धनी यहां पर क्यों प्रयोग की गई? क्योंकि इस कंडीशन को हम स्रोतस अवरोध जन्य संप्राप्ति कहते हैं। क्या हो रहा है? स्रोतस अवरोध हुआ है जिससे रस व स्रोतस में अवरोध के कारण आगे जो है न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, इसलिए ये सारी समस्या क्रिएट हुई। तो अवरोध को यदि हम हटा दें तो इमीडिएट इफेक्ट आ जाते हैं। तो हमने जब ARDS में भी काम किया, लंग्स के जितने भी केसेस करते हैं उसके पीछे की थॉट प्रोसेस जो है वो यही होती है कि रस व स्रोतस अवरोध की चिकित्सा करनी है। हमारा डायग्नोसिस यहाँ पर प्लूरल इफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर हमारा डायग्नोसिस कॉक्स नहीं है, यहाँ पर हमारा डायग्नोसिस राजयक्ष्मा नहीं है। कॉक्स इक्वल टू राजयक्ष्मा, पांडु इक्वल टू एनीमिया, यूरिक एसिड इक्वल टू वातरक्त, डायबिटीज इक्वल टू प्रेमेह। बकवास। ये जो कंपेरेटिव पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है। हमें उसके पीछे के बीमारी के बारे में, दोष के बारे में ज्ञात होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वो दोष को आपने समझ लिया, वो संप्राप्ति को समझ लिया, तब आप सही में समझ पाओगे कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ऐसी साधारण सी औषधियों से काम हो जाता है, कोई बहुत मिरेक्युलस ड्रग नहीं चाहिए। कोई बताएगा हम इतने घंटे घोंटते हैं दवाओं को, तब बनाते हैं, फलाना करते हैं, ये तो हिमालय से तोड़ के लाते हैं। ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती करने की, यदि आपको संप्राप्ति समझ में आती है तो संप्राप्ति यहाँ पे समझाई मैंने आपको। तो मेडिसिन में हमने यहाँ पर क्या दिया? आरोग्यवर्धनी। और जो दूसरा कॉम्बिनेशन दिया वो था जो पहले वाले पेशेंट में दिया हुआ है, वही रस सिंदूर, लघु मालिनी, श्रृंग भस्म, सितोपलादी चूर्ण, ऐसा ही दिया हुआ है। बस ये 2 मेडिसिन से ये मिरेकल्स दिखाई देने लगते हैं, ये चेंजेस आते हैं। तो ये प्लूरल इफ्यूजन विद कॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कितने फास्ट रिकवरी हो रही है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब ऐसे केसेस को लेते हैं तो एक गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की कि कॉक्स के पेशेंट को आप नहीं ले सकते, या कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर ट्रीट नहीं करेगा, किसी भी पैथी का हो, उसको डॉट सेंटर पे भेजना है। अब हम यहाँ पे खुले आम बोल रहे हैं क्योंकि हमारा डायग्नोसिस ये है ही नहीं। दिस इज द डॉक्यूमेंट जो पेशेंट के पास थे, हमारा डायग्नोसिस तो था ही नहीं। तो जब आप लीगली संप्राप्ति को समझ गए और उसका डायग्नोसिस जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रस व स्रोतस अवरोध, यही डायग्नोसिस लिखना है हमें। ऐसा लिखो, फिर कुछ भी करो, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है।
लेकिन तुमने कॉक्स लिख लिया ना तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइन, गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां हैं, हमारी अपनी मजबूरियां हैं, बराबर है। तो इस तरीके से काम करना पड़ता है। रसभय स्रोतस अवरोध जन्य विकार, इसको डायग्नोस करिए, इसलिए वहां पर आरोग्यवर्धनी का प्रयोग करना है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो आरोग्यवर्धनी दे रहे हैं उसको पानी के साथ नहीं देना है, यह ट्विस्ट है। कुछ भी जहां बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जहां नहीं बताया वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर आप पानी के साथ दे दो। अब क्या है, आईसीयू में पेशेंट है तो क्या करोगे, कैसे दोगे मेडिसिन, ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। सबके दिमाग के होश उड़े हुए हैं। बहुत सिंपल है, राइल्स ट्यूब से, राइल्स ट्यूब को पुट करिए, इंसर्ट करवाइए और मेडिसिन को 5 ml, कोई भी फीड है, मिल्क है या कोई भी सोया फीड है या कोई भी जूस है, जो भी आप दे रहे हैं उसको, उसमें डाइल्यूट करके मेडिसिन को सिरिंज से पुश कर दीजिए। सिंपल तरीका है अनकॉन्शियस सेमी कॉन्शियस पेशेंट्स को ट्रीट करने का। और दूसरा जो तरीका है बस्ती के द्वारा, जहां अनकॉन्शियस पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो मैं बता रहा था कि आरोग्यवर्धनी का यहां पर अनुपान बदलना पड़ेगा। आरोग्यवर्धनी जो है यहां पर दूध के साथ देनी है, यदि आपने पानी के साथ दी तो यह घटना घटित नहीं होगी, पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा इतनी छोटी सी मेडिसिन से। क्यों, उसके पीछे का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यह है कि यहां पर स्रोतस के अवरोध को तो हटाना है, लेकिन साथ में पोषण भी करना है, न्यूट्रिशन भी करना है। तो आरोग्यवर्धनी क्या है, सबसे बेस्ट स्रोतोशोधक दवा है, दैट विच ओपन द चैनल्स, चैनल को ओपन करती है, रसभय स्रोतस के अवरोध को हटाती है, और उसके साथ में जब मिल्क जाता है तो वो यापन करने लगता है। नहीं तो क्या होगा, राजयक्ष्मा में क्या लक्षण होते हैं, सारी धातुओं का क्षय हो रखा है, वात प्रकोप है, लेकिन यहां पर जो प्रकोप है उसके साथ में कफ के अवरोध के कारण प्रकोप है। कफ वातात्मक अवस्था कहेंगे इसको। अब हम, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, हो सकता है नहीं आए लेकिन सुन लो, काम आएगा। तो इसको कफ वातात्मक अवस्था कहेंगे। अवरोध को हटा दिया, चिकित्सा कर दी, पेशेंट ठीक हो गया। और सारे पेशेंट के लॉन्ग टर्म फॉलोअप्स हम रखते हैं, ये पेशेंट भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिलैप्स नहीं। इसको नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट किया, एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट बाद में रिलैप्स कर गया, या उसकी जो प्रॉब्लम है, कॉक्स जो डिसीज थी, वो माइग्रेट कर जाती है। माइग्रेशन समझते हो कि अभी उसको पल्मोनरी कॉक्स है, ट्रीटमेंट किया तो वो क्या हुआ, इंटेस्टाइनल कॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर पेशेंट हमारे पास आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब मोशन में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार जाना पड़ता है, वेट लॉस होता जा रहा है, भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है। हम बोलते हैं अरे तुमको तो गृहिणी है। गलत डायग्नोसिस। आचार्यों को इसके बात का भी पता था और उन्होंने इसके बारे में लिखा है क्षयज गृहिणी। क्या लिखा है, क्षयज गृहिणी। वहां पर फिर क्षयज गृहिणी की चिकित्सा करनी है और वहां पर सप्तामृत परपटी का प्रयोग करना पड़ता है। सप्तामृत परपटी, पंचामृत परपटी प्लस वंग प्लस जसद, ऐसा यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं सप्तामृत परपटी। इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस उसकी ट्रीटमेंट है। ये कैसे हुई, माइग्रेशन हुआ इंटेस्टाइन में, माइग्रेट होकर वहां पर बैक्टीरिया चला गया, उसने अपना घर वहां बना लिया और बाद में वहां पर इन्फ्लामेशन तैयार किया और बाद में जाके सब अक्यूट या अक्यूट या कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, ये घटना घटित होती है। तो वहां पर जो डायग्नोसिस होगा, जब हिस्ट्री लोगे तो आज के बाद जब भी प्रवाहिका के पेशेंट, गृहिणी के पेशेंट देखो तो उसकी हिस्ट्री जरूर लो, टीबी हुई थी क्या, और यदि बोले हाँ हुई थी तो उसका डायग्नोसिस बनेगा क्षयज गृहिणी। और क्षयज गृहिणी की चिकित्सा मैंने आपको बताई, उसका प्रयोग करना है। उसके साथ में जो उसके सिम्टम हो, पेट फूलना, आदमान, आटोप, गैस्ट्राइटिस, अम्लपित्त, जो भी लक्षण है उनकी चिकित्सा आप लक्षण के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन मूल जो चिकित्सा है, मूल जो औषधि है वो मैंने आपको बताई, सप्तामृत परपटी का प्रयोग करिए। आरोग्यवर्धनी को इसलिए यहां पर
मिल्क के अनुपान के साथ देना है, दुग्ध के अनुपान के साथ देना है, जिससे लेखन ना हो, क्षय ना हो, क्योंकि आरोग्यवर्धनी लेखन और क्षय करने वाली औषधि है। श्रोतस को अवरोध को हटाती है। कैसे हटाएगी? लेखन करके हटाएगी ना। और लेखन करेगी तो क्या होगा? वात का प्रकोप होगा, बराबर है। तो पेशेंट जो 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मरने वाला है, आप उसको जल्दी निकाल दोगे। तो हमारा काम प्राण अभिसरण करना है। क्या बनना है हमें? प्राण अभिसरण वैद्य। तो कैसे होते हैं प्राण के अभिसरण? ऐसे होते हैं। आया समझ? नेक्स्ट। नहीं, हाँ राइट, दिस इज द केस अगेन, पल्मोनरी कॉक्स। ऐसा पेपर में लिखा था, हमें नहीं पता। अब कल को ये वीडियो जाएगा सोशल मीडिया में, तो पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है। पल्मोनरी कॉक्स को डायग्नोसिस करने का तरीका बताता हूँ आपको, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को सिम्टम में जब फीवर आएगा तो बहुत सारा ड्राई कफ होगा, और इतना होता है कि पेशेंट बोलता है कि बाकी बीमारी छोड़ो, फीवर छोड़ो, सिर्फ ये ड्राई कफ को ठीक कर दो आप। तो भी है, क्योंकि पूरी रात पेशेंट खांसता रहता है, कफिंग करता रहता है, और बाद में जाकर इसमें हेमेप्टाइसिस, रक्त स्ठीवन, ऐसा लक्षण आ जाता है। तो ऐसे केस को ट्रीट करने के लिए अगेन यहां पर अब पेशेंट आ रहा है, इसको एग्जैक्ट शाम को 4 बजे फीवर आता है, और फीवर हाई ग्रेड होता है 104। पेशेंट 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, बट नो रिजल्ट। और ये केस भी जो है रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का है। इसीलिए बोल रहा हूं, पूरा विश्व, भारत ही नहीं, आप लोगों का रेड कारपेट बिछाकर इंतजार कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ड्रग्स की रेजिस्टेंट हो चुकी है। सब जगह रेजिस्टेंट हो गया, आईसीयू के अंदर तो रेजिस्टेंट है, सिंपल कॉक्स जैसी डिसीजेज में रेजिस्टेंट है, सामान्य से वूंड को ठीक करने के लिए रेजिस्टेंट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में दवाइयों का प्रयोग हुआ। जो हम नॉनवेज खा रहे हैं लोग, उनको जो मेडिसिन दी जाती हैं, उससे भी हमारे शरीर में रेजिस्टेंट आ गया। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, इसलिए आप सबका इंतजार पूरा विश्व कर रहा है रेड कारपेट बिछा के, कि वैद्य आएंगे। वो था ना, क्या था वो, मेरे करण अर्जुन आएंगे, क्या क्या बात है। तो वैसे ही मेरे वैद्य आएंगे और मेरे रोगों को ठीक करेंगे। ये अपेक्षा है उनको आपसे, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको लाइटली मत लीजिए। ये जिम्मेदारी आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आयुर्वेद आपने पढ़ा है और किसी ने नहीं पढ़ा। हम अब युद्ध होता है ना, तो युद्ध में जाते हैं तो सैनिक को लड़ना पड़ता है, हम सैनिक हैं, लेकिन हमारे सैनिक ही भाग जाते हैं रण छोड़ के। रणछोड़ दास छोड़ के ही भाग जाते हैं, बोले नहीं हटाओ, हम नहीं, कहां पछड़े में डाल रहे हो सर, अपने पते का रोग नहीं है ये, हम तो छोड़ देते हैं। इसीलिए पहले मैंने बुखार के बारे में बताया, थोड़ा सा समझ लो, कूल हो जाओ। आया समझ? तो ये पेशेंट भी वैसे ही है, करेक्ट 4 बजे शाम को पेशेंट को फीवर आ जाता है, रोज आ रहा है, 103 104 जा रहा है पेशेंट, डॉक्टर सब परेशान कि कैसे ठीक करें। और जब भी फीवर आता है तो कफिंग बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट खांस खांस के बुरा हाल है। दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ये क्लिनिकल बहुत कार्डिनल साइन है, इसलिए बता रहा हूं, बाकी और भी लक्षण होते हैं। नेक्स्ट, ये जस्ट आफ्टर 7 days, जस्ट आफ्टर 7 days। और सबसे बड़ी बात, पेशेंट का फीवर फर्स्ट 24 आवर्स के बाद से नहीं आया, और फीवर नहीं आया है तो कफिंग नहीं हुई। अगेन स्रोतस अवरोध की चिकित्सा, अग्नि की चिकित्सा कर रहे हैं यहां पर हम। ये एक्सरे जो दिखा रहे हैं, जो एविडेंस दिखा रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए हैं, इसके आधार पर हम कोई भी डायग्नोसिस नहीं बनाते। मुझे टेक्स्ट करके मत भेजना सर फलाना एक्सरे है, इसका ट्रीटमेंट बता दो। यदि मुझे भेजना तो उसके पहले पूरी उसकी हिस्ट्री डिटेल में, उसकी कंप्लेंट्स, उसके बाद में ये जो आपके डायग्नोस्टिक हैं, तो वो रिप्लाई मिल भी जाए शायद। लेकिन एक्सरे और यूएसजी और सीटी स्कैन की रिपोर्ट भेज के हम इलाज नहीं करते। दिस इज फॉर कि भाई हमारी मेडिसिन कैसे काम कर रही है, पेशेंट के अंदर क्या रिवर्स होता है, क्या स्थिति बनती है, वो दिखाने के लिए हम एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं। वैसे तो हमें जरूरत नहीं होती, शुरुआत के 5 साल तक हमने ये कार्य किया ही नहीं, लेकिन हमारे लोग ही नहीं सुनते, बोलते है ऐसा भी कहीं होता है क्या।
तो इसलिए फिर एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया, और एविडेंस कलेक्ट करना बहुत कठिन काम है। नेक्स्ट, फिर से ब्रेन की तरफ चलेंगे। दिस इज द केस ऑफ ब्रेन ट्यूमर, 41 ईयर एज है, लेफ्ट टेंटोरियल मेनिंजियोमा विथ सुप्रा टेंटोरियल एक्सटेंशन। दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। कंप्लेंट में क्या है? मेमोरी इंपेयरमेंट सिंस 9 मंथ्स, ब्लड विजन सिंस 5 मंथ्स, राइट अपर लिम्ब ट्रेमर्स 25 डेज। उसके पहले तक ये सब चल रहा था, पेशेंट का चल रहा था कि हाँ ठीक है, होगा, लेकिन जब उसको ट्रेमर्स आने लगे हाथ में, तो पता चला, फिर वो ये होता है ना कि अब कुछ तो सीरियस हो रहा है, ट्रेमर्स क्यों आ रहे हैं। तो जब उसका फिर स्कैन हुआ, तब डायग्नोस हुआ कि पेशेंट को लेफ्ट टेंटोरियल मेनिंजियोमा है विद सुप्रा टेंटोरियल एक्सटेंशन। इतना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? नीचे करिए थोड़ा सा, हाँ, नहीं, प्रीवियस ही रखिए, राइट। 5.7 इंटू 2.7 mm, ये रिकरेंस का साइज है। पहले जो पेशेंट को था, उसके बाद पेशेंट को ऑपरेट किया गया, ट्यूमर को निकाल दिया गया क्रेनियोटॉमी करके, और फिर से पेशेंट को रिकरेंस हुआ। रिकरेंस हुआ तो अगेन जैसे रीब्लीड हुआ था, आयुर्वेद की याद आई, तो वहां पर फिर हमारे पास केस आया, और आफ्टर 6 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट उसका साइज जो है 5 इंटू 2 mm रह गया। पहले कितना था? 5.7 इंटू 2.7 mm रिकरेंस में। उसके बाद जब केस आया हमारे पास, तो साइज हो गया 5 इंटू 2 mm। अंडर पेशेंट अभी ट्रीटमेंट के है, नेक्स्ट स्कैन अभी आने की है इसकी। आया समझ में कुछ? अब ये कैसे होता है? तो आपको यदि ब्रेन पर काम करना है, ब्रेन के सेल्स पर काम करना है, तो आपको गृहिणी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि गृहिणी में क्या होता है? मज्जा धरा कला, पित्त धरा कला। तो जब मज्जा पर काम करना है आपको, तो गृहिणी के माध्यम से जाना पड़ेगा, डायरेक्ट ब्रेन पे नहीं जा सकते, क्योंकि कई सारे ब्रेन बैरियर्स होते हैं, तो औषधि काम नहीं करती। तो इसलिए वाया गृहिणी मेडिसिन देते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे पेशेंट को भी ट्रीट करने के लिए पंचामृत, पर्पटी जैसी औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है, तो रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो गृहिणी पर कार्य कर रहे हैं, और काम कहां हो रहा है? ब्रेन सेल्स पर, ट्यूमर पर, ब्रेन ट्यूमर पर। दिस इज अबाउट आयुर्वेद, ये सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये उसी का स्कैन है जो हमने दिखाया है एविडेंस के तौर पर, 5.7 इंटू 2.6 mm। नेक्स्ट, ये पोस्ट स्कैन है, 5 इंटू 2 mm। नेक्स्ट, चलिए, कोविड-19 ARDS अगेन निमोनिया, देखिए पेशेंट एडमिट है। नेक्स्ट, ये उसका CT स्कैन है। नेक्स्ट, हाँ, दिस इज द कंडीशन ऑफ पेशेंट जब एडमिट होता है 29 जून को, तब की केस है। पेशेंट एडमिट है, इलाज चल रहा है, लेकिन फिर क्या होता है? नेक्स्ट, ये उसका ही रिपोर्ट है। नेक्स्ट कर दीजिए, वो रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, वही लिखा हुआ है जो एक्सरे में दिख रहा है। ये 27 से 7 जुलाई होते होते पेशेंट का एक्सरे ऐसा हो गया, दिखाई दे रहा है, और पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट है, सो कॉल्ड बेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, फिर भी ये हालत हो गई। दिस इज द ARDS निमोनिया का केस है, अगेन ये कोविड निमोनिया। नेक्स्ट, just after 3 days of Ayurved protocol treatment. Next, ये पेशेंट 2 दिन से O2 हाई फ्लो पर है, उस समय का एक्सरे है। नेक्स्ट, पेशेंट 2 दिन ऑक्सीजन के बाद में पेशेंट चला गया बायपेप पर। बायपेप समझते हो? फोर्सफुली विदाउट मैकेनिकल वेंटिलेटर जो देते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो पेशेंट बायपेप पे चला गया 2 दिन के बाद। नेक्स्ट, 2 days ऑफ आयुर्वेद प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, ये उसी का रिपोर्ट है। नेक्स्ट, CT स्कैन है, ये उसका
आईसीयू का स्कैनर वो है, सीट है। नेक्स्ट, आपको जानकर अब गर्व होगा कि सीवियर कोविड डिसीज, सीवियर जो हम एआरडीएस की बात, निमोनिया की बात कर रहे हैं, उसमें पूरे विश्व में पहला रिसर्च पेपर है जो हमने पब्लिश किया है। पीछे लीजिए, जितने भी पेपर्स हैं वो सब माइल्ड टू मॉडरेट में पब्लिश हुए हैं, सर्दी जुकाम खांसी वाले सिम्टम्स में हुए हैं। जहाँ पर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ है, जहाँ पेशेंट वेंटिलेटर पर है, जहाँ पेशेंट का सीटी सीवियरिटी स्कोर 25 में से 24 है, ऐसे केसेस की हमने केस सीरीज, केस पेपर भी नहीं, केस सीरीज पब्लिश की है, और वो भी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद में। और ये पहला गर्व करने वाला विषय है आपके लिए, क्योंकि सीवियर नाम सुनते ही हम लोग भाग जाते हैं, क्रिटिकल, इमरजेंसीज। तो ये वो केस है जो हमने पब्लिश किया है, मैनेजमेंट ऑफ सीवियर कोविड-19 केसेस थ्रू आयुर्वेद। ये केस सीरीज, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इनको हमने अभी पब्लिश किया है और ये हो चुके हैं। नेक्स्ट, ये उसी का ही है। नेक्स्ट, ट्रिपल वेसल डिसीज, हार्ट पर आ जाते हैं, वाइटल्स कोई नहीं छोड़ेंगे। 100% कार्डियक ब्लॉकेज, ट्रिपल वेसल डिसीज, समझते हो ट्रिपल वेसल डिसीज? तीनों आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज। क्या घटना घटित हो रही है, ये उसका एंजियोग्राफी का रिपोर्ट है। नेक्स्ट, इसमें देखिए एलवीएफ जो है 40% है। नेक्स्ट, 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद, थोड़ा सा इनलार्ज कर दीजिए, एलवीएफ जो है 55% हो गया। आप जब पढ़ोगे और सुनोगे तो बताया जाएगा एलवीएफ बढ़ता नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रिक्शन बढ़ता नहीं, हर केस में बढ़ा के देते हैं। ट्रिपल वेसल डिसीज, एलवीएफ क्यों नहीं बढ़ता, या एलवीएफ क्या है? ये इजेक्शन फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो उसको आर्टरी से ब्लड मिलता था वो नहीं मिल रहा है, और वहां के सेल्स डेड हो गए हैं, जिसको वॉल इस्चीमिया बोलते हैं। उसके बाद जो वॉल में डेड हो गए सेल्स, उसके कारण वो पंपिंग कैपेसिटी नहीं है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, आयुर्वेद के माध्यम से ना जाने कितने कार्डियक पेशेंट्स को हमने ठीक किया है, और सारे पेशेंट रिवर्सिबल हैं। ये आप कर सकते हो। सबसे अच्छा एरिया है हमारे पास कार्डियक डिसीज, ये सब आप कर सकते हो जहां पर रिवर्स होता है केस। हार्ट डिसीज में मोटे मोटे तौर पर 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक होता है जिसको हम आर्टरी डिसीज बोलते हैं, और दूसरा है जिसको हम वल्व्युलर डिसीज कहते हैं। वल्व्युलर डिसीज में वॉल्व से संबंधित होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, आयोर्टिक, उनके बारे में होता है। लेकिन यदि हम वॉल्व को छोड़ दें, वॉल्व के बारे में कभी और बोलेंगे आपको, उसके भी हमने बहुत केसेस किए हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सीएडी है, ये सब रिवर्सिबल हैं। यदि किसी को हार्ट डिसीज हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद आपको पूर्ण रूप से ठीक करने की क्षमता रखता है, और इजेक्शन फ्रिक्शन बढ़ा के देता है। ये ट्रिपल वेसल डिसीज के केसेस बहुत सारे हैं, कितने दिखाओ, लेकिन उसके पीछे का साइंस क्या है, कैसे काम करते हैं। तो अगेन दिस इज द कंडीशन ऑफ रस भय स्रोतस अवरोध। क्यों? रस भय स्रोतस का मूल क्या है? हृदय ना, और 10 धमनियां। बस रस भय स्रोतस के पीछे पड़ जाओ, रस की चिकित्सा करनी है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या दिया हमने पेशेंट को? बहुत सिंपल है, रस की चिकित्सा करनी है, अपक्व रस धातु है ये। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया उसमें अगेन पटोल कुटकी इंद्रिय, अब जो हमने जोर से शुरुआत करी थी, इसीलिए करी थी क्योंकि शुरू में और अंत में कौन सा रोग है? मृत्यु के समय और जन्म के समय ज्वर। आया समझ क्यों वहां से शुरुआत की थी? तो उसमें जो रस पाचक आया है पटोल कुटकी इंद्रिय, उसका सेवन यहाँ पे कराते हैं हम। उसके साथ में और भी मेडिसिन हैं, जैसे बिलवादी क्वाथ है, हमारे जो योग हैं जिसमें हम पुष्कर मूल, कचोरा, सुंठी, दीप्यक, ये लिख लो आप, लिखना है तो, ऐसे योगों का हम प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से पेशेंट सब ठीक होते हैं और कोरोनरी आर्टरी डिसीज रिवर्स हो जाती है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा ब्रेड एंड बटर है।
नेक्स्ट, ये देखिए इसमें 54% है इजेक्शन फ्रिक्शन। नॉर्मली कितना होता है? 60 to 65। ये कैसे बढ़ गया? जो लेफ्ट वेंट्रिकल या कोई भी वॉल्व, यदि वॉल दीवाल बोल रहा हूं यहां पर, वॉल्व नहीं बोल रहा हूं, वॉल में यदि हम ब्लड फ्लो को बढ़ा दें तो वो रीजनरेट हो जाते हैं सेल। इतना आसान है, ये आयुर्वेद से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, थैंक यू। टाइम है? हाँ, कोई क्वेश्चंस है तो ले लीजिए। कैसा लगा? आया कुछ समझ में? एविडेंसेस, रिपोर्ट्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सब कितना इजी था ना। बस यही सीखना है आपको, इतना ही आसान है आयुर्वेद। आयुर्वेद को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, आयुर्वेद कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत की थी, ये शब्दार्थ नहीं भावार्थ का खेल है। उसके स्रोतस की चिकित्सा करनी है, उसमें दोष की चिकित्सा करनी है, वात पित्त कफ की चिकित्सा करनी है। ये बात को आपने समझ लिया तो डिसीजेस ठीक होते जाते हैं। अभी आपके सामने एक पेशेंट आ जाए और बोले साहब मेरा 1000 प्लेटलेट है, आई एम डायग्नोस्ड विद आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, क्या करोगे? 1000 प्लेटलेट पर पेशेंट ट्रीट करते हैं। ये सब इमरजेंसीज मैनेज होती हैं आयुर्वेद से, लेकिन करने के लिए नॉलेज चाहिए, और नॉलेज के लिए सीखना पड़ेगा। आया समझ? हाँ बोलिए, क्वेश्चंस लीजिए। नहीं, पर्सनल क्वेश्चंस माइग्रेन को यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो अभी बताया है उसके बारे में पूछो। हाँ, इनको दे दो। सर ये संहिता को जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पेशेंट को अप्रोच करना है वो उसमें से कैसे सीखें? यही तो बताया है अभी कि हमने क्या पढ़ा। ज्वर पढ़ा, ज्वर में हमने क्या पढ़ा? विषम ज्वर पढ़ा। तो विषम ज्वर में जब आचार्य लिख रहे हैं कि ये रस धातु की चिकित्सा के लिए है, जो रस पाचक हमने पढ़ा, रक्त पाचक पढ़ा, जो 5 प्रकार के हमने पढ़े, संतत, सतत, अन्य, तृतीयक और चतुर्थक, तो इन सब में कौन सी धातुगत जाना है, उसकी चिकित्सा जिस दोष की आपको, जिस स्रोतस में करना है, जिस दोष की करनी है, वहां से वो मेडिसिन को उठा कर देना है। ये कैसे पढ़ना है? ये ऐसे ही पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं आपको, यही तरीका है। ये प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा कि भाई ये देने से हुआ क्या, ये घटना घटित हुई ना, तो ये ऐसे पढ़ना है। तो आप वो बार बार पेज को पलटा पलटा के पढ़ने से कुछ होना नहीं। उसको ये समझना है, हमें ये समझना है कि इसको किस तरीके से पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूं, शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई। तो वाइफ का बर्थडे है और वाइफ ने बोला कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, तो इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? शब्दार्थ है कि नहीं चाहिए, लेकिन भावार्थ क्या है? चाहिए, और अच्छा खासा चाहिए। आया समझ? यही संहिता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट। सर हाँ, वो ये ऐसे सर आयुर्वेद, वो क्या नाम, जो आरोग्य वर्धनी है जो रसवस रोधस के लिए दिया गया है, तो सर जितनी भी डिसीजन सारी सर रसवस रोधस के अवरोध के होने के कारण होती है। नहीं, किसने बोला ऐसा? सारे स्रोतस के अवरोध होते हैं। रस का होता है, रक्त का होता है, मांस का होता है, मेद का होता है। आरोग्य वर्धनी को ही क्यों सर वो किया गया है सर? नहीं, ये तो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस है, आप और कर सकते हो। आप रसपाचक दे सकते हो, लेकिन रसपाचक वहां पर दोगे तो टाइम लगेगा। हमें रस औषधि चाहिए थी, तो रस औषधि में आरोग्यवर्धनी। आरोग्यवर्धनी के अंदर ताम्र है। ताम्र क्या करता है? लेखन करता है, स्रोतस के अवरोध को हटा देता है, कफ को हटा देगा, भेदन करने का कर्म है। उसके अंदर कुटकी है। कुटकी क्या करती है? कुटकी क्या है? कुटकी भेदन है भाई। भेदन, भेदन शब्द आया है। जहां पर भी भेद करना है, भेदन करना है, वहां पर कुटकी का प्रयोग। इसलिए आरोग्यवर्धनी चूज कर लिया। बस आप कोई नया ड्रग चूज कर सकते हो। नहीं, अब ये डिपेंड करता है। यदि पेशेंट को गैस्पिंग हो रही है, डिस्ट्रेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो टैप करेंगे। आचार्य चरक लिखते हैं ना, टैप करिए। बिल्कुल। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और आप सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो बिल्कुल टैप करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल टैप करिए, फिर मेडिसिन दीजिए। हम भी करवाते हैं। सर
हाँ, गुड आफ्टरनून सर। ये तो एक्चुअली सर्जन का काम है, सुश्रुत का काम है, लेकिन चरक भी लिख रहे हैं इसके बारे में, तो फिजिशियन को आना चाहिए। प्लूरल टैप है, आपका असाइटिक टैप है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों? किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला? कहने से क्या होता है? कहने को तो ये केसेस कोई नहीं कर सकता, कोई रोक थोड़ा रहा है आपको। प्लूरल टैप करने के लिए चरक आदेश कर रहे हैं आपको, आप बोल रहे नहीं कर सकते। बिल्कुल करिए, कौन रोक रहा है? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन है कि आजकल जो भी मॉडर्न मेडिसिन हो रही है उनमें हमारे प्लांट्स का भी एक्सट्रैक्ट यूज़ हो रहा है। हाँ, तो वो एक्सट्रैक्ट अगर यूज़ हो रहा है तो वो तो हमारी मेडिसिन है, वो चीज़ें हम सीधे क्यों यूज़ नहीं कर सकते? उस एक्सट्रैक्ट को निकालें और उसके बाद उस चीज़ को यूज़ करें ताकि रैपिड एक्शन हो सके उस चीज़ पे, बराबर जो है। ये डिजीज़ है। लेकिन वो यूज करके कुछ नहीं कर पा रहे, तुम क्या करोगे? बात तो ये है ना, यदि पेशेंट पेन किलर खाने से ठीक हो जाता तो तुम्हारे पास क्यों आएगा? पॉइंट तो ये है ना, क्योंकि दिस इज कॉल्ड व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूं, क्लोरोक्यून। तो क्लोरोक्यून क्या है? सिंकोना की छाल, सिंकोना जो ट्री होता है उसकी बार्क है, उसका जो मॉलिक्यूल था उसी को बनाया, उसको क्लोरोक्यून बोला। अब वो क्लोरोक्यून यूज करते हैं तो ढेर सारे लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन सिंकोना की बार्क को यदि यूज करते हैं तो इतने सारे साइड इफेक्ट नहीं होते। मेरे पास रोज केसेस आते हैं कि साहब मलेरिया हुआ था, क्लोरोक्यून लिया, उसके बाद में कान में सुनने की शक्ति चली गई, डेड हो गई, बोले ऑडिटरी नर्व। कितने केसेस आते हैं, राइट? तो वो व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा है। यदि आप किसी चीज में से कोई भी चीज को, मॉलिक्यूल को निकाल के यूज कर रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट होगा ही। दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे जो मेडिसिन है सर्पगंधा, तो सर्पगंधा से एक्सट्रैक्ट बना के मेडिसिन को निकाला सर्पेंटिना, राइट? उसको खूब जोर शोर से प्रचारित प्रसारित किया गया और सर्पेंटिना दी गई। रिजल्ट क्या हुआ? सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ गई लोगों के अंदर, बंद करनी पड़ी। सर्पगंधा आज भी चल रहा है, बंद करके दिखाओ। हमारी कोई मेडिसिन आज तक बैन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम उसके होलिस्टिक पूरा का पूरा जो है, होल प्लांट है या उसका जो पूरा मॉलिक्यूल है वो यूज कर रहे हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल रहे हैं। तो एक्सट्रैक्ट निकालने वाली विधि ही गलत है। यदि आप स्रोतस के अनुसार जाएंगे, दोष के अनुसार जाएंगे तो उनकी जरूरत ही नहीं हमको। अब जैसे यूडीलिप टैबलेट आती है लीवर के लिए, उसमें भी हमारी ही मेडिसिन है, लेकिन ठीक होता है क्या? हेपेटाइटिस हो गया तो तुम्हारे पास ही आएगा पेशेंट, तो वो एक्सट्रैक्ट देने से थोड़ा ठीक हो जाएगा। दैट इज द शॉर्ट टर्म मेडिसिन, शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस, उससे ठीक नहीं होगा। वो सबको रीनल ट्रांसप्लांट, सॉरी लीवर ट्रांसप्लांट ही बताएंगे। रोज बताते हैं, हमारे पास रोज पेशेंटों की लाइन लगती है कि भाई लीवर सिरोसिस हो गया है, एसाइटिस हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ट्रांसप्लांट करा, रुक जाओ 2 महीने में रिपोर्ट करके दे देते हैं, ले जाओ, हो गया ठीक। तो पेशेंट कितना जल्दी आता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। जितना लेट आएगा उतना प्रोग्नोसिस पुअर होता है। हम भी कोई भगवान नहीं कि सारे केसेस को करके दे देते। जिस स्टेज में पेशेंट आएगा उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड होगा और उसका प्रोग्नोसिस उस पर डिपेंड करेगा। सर नमस्कार। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जितने भी कार्डियक ब्लॉकेज की समस्या आ रही है लोगों को, तो आपने जैसे बताया आरोग्यवर्धिनी वटी है, वो ब्लॉकेज के लिए सबसे स्रोतस अवरोध को खोलने नहीं, ब्लॉकेज नहीं बोला, स्रोतस अवरोध बोला। अवरोध सर। हाँ, तो सर उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी दे सकते हैं या उसके लिए भी कुछ हमारे पास अलग नहीं, से उसके medicine है? लिए वहां पर अलग मेडिसिन है, लेकिन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? यस, दे सकते हैं। यदि आपका डायग्नोसिस कफ वातात्मक है तो आप दे सकते हैं, लेकिन वहां पर यदि पित्तज हृदय रोग है पेशेंट को और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है और ऐसी स्थिति में आप आरोग्यवर्धनी दोगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, वो ठीक नहीं होगा। तो आयुर्वेद में जो है मेडिसिन डायरेक्ट नहीं दी जाती हैं, पेशेंट के अंदर दोष दूष्य सम्मूर्छना समझनी होती है। तो आरोग्यवर्धनी बिल्कुल इंडिकेटेड है, लेकिन कब? जब कफ वातात्मक विकार हो, वहां देंगे। अवरोध तीनों में, अभी कार्डियोलॉजी पे मैंने अभी बहुत अच्छा एक सेमिनार वृंदावन में किया था, वो आप लोग सुनेंगे तो पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, यूट्यूब वगैरह पे आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा हार्ट डिसीज को कैसे अप्रोच करते हैं। ये बताया हुआ है हमने, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा यदि उन्होंने अपलोड किया होगा तो। सर जैसे कि जो अर्जुन की छाल है उसका चूर्ण हार्ट पेशेंट के लिए टॉनिक बताया अरे गया है। यार, ये अर्जुन से परेशान हूँ मैं तो, तो सर मतलब वो गीता वाले अर्जुन से नहीं। अर्जुन की छाल हृदय रोगों में मैं कभी यूज नहीं करता, मुझे कभी रिजल्ट नहीं आते, और ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास कौन आएगा ये बताओ? पेशेंट आता ही जब वो बोलता है कि साहब छाल तो हम खा रहे हैं 3 महीने से 6 महीने से, और अग्निमंद करके आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको अर्जुन क्या है? कषाय है,
शीत है, स्तंभन करने वाली औषधि है, आप उसको खाओगे तो क्या होगा, अग्निमांद्य हो जाएगा बिना वैद्य की सलाह के, तो फिर पेशेंट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होकर आता है। तो ऐसी मेडिसिन को यूज करने से बचना चाहिए, ये ठीक नहीं है। उसके दोष की संप्राप्ति, बीमारी की जो रोग है उसकी संप्राप्ति को समझिए, उसकी संप्राप्ति को समझने के बाद औषधि देना है। अब अर्जुन तो रोड पर टेंट लगा के जो आदमी बैठा है वो भी दे रहा है, मेडिकल वाला भी दे रहा है, सिरप बेचने वाला भी दे रहा है, और वही आप दोगे तो फिर इतना पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ, राइट? तो अर्जुन को हृदय रोगों में मैं प्रयोग करने से बचता हूं, किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन हो या उसके अनुभव हो तो अलग बात है, क्योंकि उन्होंने भी लिखा कि प्रभाव है इसका, कैसे कार्य करता है उन्हें भी पता नहीं। लेकिन यदि उसकी हम इंटरप्रिटेशन करें कि कैसे कार्य करता होगा, तो बिल्कुल वो कफ को क्षय करता है कसाय होने से। तो जहां पर अब वो देखो शीत वीर्य है, तो इसलिए कफ को कम करेगा कि बढ़ाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए अर्जुन को जो प्रयोग करना है उसको सिर्फ पित्तज हृदय रोग में यूज करना है, और पित्तज हृदय रोग में भी क्षीरपाक की अवस्था में करना है, जिससे उसका कसाय गुण जो है कम हो जाए, जिससे रूक्षता कम होगी, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। ये उसका क्राइटेरिया है अर्जुन के बारे में। हाँ, नेक्स्ट। नमस्ते सर। नमस्कार। इडियोपैथिक हेमोसिडरोसिस इन लंग्स कैन बी ट्रीटेड बाय आयुर्वेदा? विद द डायग्नोसिस, एक्चुअली सर एक 9 साल की लड़की है। एक मिनट, विद द मॉडर्न डायग्नोसिस नो वन डिसीज ट्रीट बाय आयुर्वेद। या सॉरी, मैं सिम्टम्स बताती हूँ हाँ। क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं समझा सकती। हाँ। एक 9 साल की गुड़िया है, एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, बैचमेट आयुर्वेद का ही है, एमडी की हवारा शास्त्र से। उसकी 9 साल की गुड़िया है, उसको भी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, साल भर से ब्लीडिंग होती है, और पर vaginal? नो 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 नो, ओरल। अच्छा, लंग्स ओके। में से, हाँ, लंग्स, इन लंग्स। हाँ। तो 3 महीने में उसको दिल्ली जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। स्टीरॉइड्स चल रहे हैं, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन वगैरह ट्रीटमेंट चलता है, सबसाइड हो जाते हैं सिम्टम्स, फिर वापस से कफ होगा, फीवर होगा, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो प्रोग्नोसिस है ना, अभी तक तो पुअर ही बता रहे हैं कि और वो ट्रायल पे चल रही है, ट्रायल चल रहा है वहाँ पे। ट्रायल ही चलता रहता है। जी सर, वही है। तो उसका कुछ प्रॉपर डायग्नोसिस करना है तो उसकी अवस्था का ज्ञान करना पड़ेगा हमें, कि वो कफात्मक अवस्था है, पित्तात्मक है, वातात्मक है। पित्तात्मक होगी सर, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। और तो उसकी डायग्नोसिस हमें निकालनी पड़ेगी पहले, उसके आधार पर हमें औषधि का चयन करना होगा कि हमारा डायग्नोसिस क्या हो रहा है, उसके आधार पर उसको जब ट्रीटमेंट देंगे तब फायदा होगा। इसका कोई ऐसा नहीं होता कि एक मेडिसिन दे दो, है ना, इस तरीके से है। लेकिन ऑब्वियसली यदि प्रोग्नोसिस पुअर है तो आप बदल सकते हो, लेकिन इस तरीके से उसको पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमें, उसकी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, ये बीमारी क्यों हुई, उसके पीछे का कारण क्या है, कौन से दोष उसमें अनुबंधित हैं, ये सब देखना पड़ता है। थैंक यू। हाँ, पीछे में सबको भूख लग रही थी, चले गए, आप लोग बैठे हो। सर, लंग फाइब्रोसिस रिवर्सिबल हो सकता है आयुर्वेदिक? हाँ, हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास पड़े हैं केसेस। बिल्कुल बिल्कुल रिवर्सिबल है, लेकिन पेशेंट कितना लेट आ रहा है उस पर उसका प्रोग्नोसिस डिपेंड करेगा। जितना पेशेंट अर्ली आता है उतना उसका रिवर्स होता है। रसायन चिकित्सा करनी पड़ती है, उसमें ठीक होते हैं पेशेंट। सर, ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहे बिल्कुल, ऑक्सीजन सपोर्ट हट जाता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पॉसिबल है। उसमें रसायन चिकित्सा करनी पड़ती है। फाइब्रोसिस मतलब वात की अधिकता, वात की अधिकता मतलब संकोच। वात के लक्षण में क्या आया है, संकोच गुण आया है उसका। तो संकोच जब हो रहा है तो वात है वहाँ पर, तो वहाँ पर रसायन चिकित्सा करनी पड़ती है। ब्रह्म रसायन जैसे कल्प, भल्लातक जैसे कल्प, अकॉर्डिंग टू अवस्था। यदि कफ वातात्मक अवस्था है तो भल्लातक का प्रयोग करेंगे, पित्तात्मक अवस्था है तो च्यवनप्राश चल जाएगा वात पित्तात्मक में। इस तरीके से यदि ब्रह्म रसायन देना है तो ब्रह्म रसायन दे सकते हैं, और उसको रसायन के तरीके से देना पड़ता है। अभी रसायन का तरीका क्या है, तो रसायन का तरीका यह है कि पहले पेशेंट को शोधन करना है, लेकिन यहाँ पे शोधन अपेक्षित नहीं है क्योंकि पेशेंट के अंदर ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर शोधन नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद का सारा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे हम। क्या है प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल ये है कि पेशेंट को एम्प्टी स्टमक रसायन काल में सुबह के समय खाली पेट रसायन देना है, और रसायन देने के बाद पेशेंट को जब तक भूख नहीं लगती तब तक कुछ खाने को नहीं देना, और जब भूख लगेगी तो दूध, दूध चावल या दूध रोटी, इन तीन में से कोई भी एक चीज दे देनी है। ऐसा करने से ये सारे पेशेंट रिवर्स करते हैं। हाँ, बोलिए।
हाँ, भूख नहीं लगती है तो पहले अग्नि की चिकित्सा करनी पड़ेगी। पहले भूख बढ़ाओ, अग्नि बढ़ाओ। अग्नि अभी बताया ना सुबह प्रज्ञान सर ने, अग्नि तो इंपॉर्टेंट है, अग्नि की चिकित्सा कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी रसायन देंगे, जो भी औषधि देंगे, यदि वो डाइजेस्ट ही नहीं होगी तो काम ही नहीं करेगी। यही तो गलती हम करते हैं। तो पहले उसकी अग्नि, पेशेंट की अग्नि बढ़ानी पड़ेगी हमें। अब उसके लिए क्या देना पड़ेगा वो पहले हमें देखना पड़ेगा। अब वो चित्रक से बढ़ेगी, पिप्पली से बढ़ेगी। अब देखो ना, यहाँ पर पिप्पली जो है 64 चतुष्षष्ठी पिप्पली, 64 प्रहरी पिप्पली, 64 प्रहरी पिप्पली को पढ़ो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इतना शानदार है आयुर्वेद। 64 प्रहरी पिप्पली में पढ़ी है, कास और श्वास लक्षण आया है और रसायन भी है। और यदि उसको क्षीरपाक के फॉर्म में दोगे आप, तो वहां पर हमें ये सब देना ही नहीं पड़ेगा। अकेला 64 प्रहरी पिप्पली को क्षीरपाक बना के रोज सुबह एम्प्टी स्टमक दो, और भूख लगने के बाद में दूध या दूध चावल या दूध रोटी, ऐसा अकॉर्डिंग धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते जाओ, पेशेंट रिवर्स होने लगते हैं, है ना। सर, हाँ, आयुर्वेद में इमरजेंसी ट्रॉमा होता है, उनको कैसे ठीक करें? ट्रॉमा को कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए आपको आईसीयू सेटअप चाहिए, आईपीडी चाहिए। नहीं, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ब्लीडिंग वगैरह होती है, हाँ, उसको कैसे मैनेज तो उसको हेमोस्टेटिक सूचर करने हैं। जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसको पहले बंद करना है। अभी जो मैंने दिखाया आपको, ये तो ब्रेन हेमरेज हुआ, तो ब्रेन हेमरेज यहाँ पर ब्लड प्रेशर से हुआ। किसी को एक्सीडेंटल से भी होता है, ब्रेन हेमरेज तो ब्रेन हेमरेज ही रहेगा। लेकिन किसी को यदि कोई ट्रॉमा ऐसा हुआ है कि बोन फ्रैक्चर हो गई है, कुछ होगी, तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा। वो सर्जरी का काम हो गया, है ना। उसमें मेरा ज़्यादा कमांड नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंटल अपने पास आते नहीं, अपने पास हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन यस, इट इज ट्रीटेबल। पर सर, हाँ, ब्लड को कैसे रोके, मतलब रक्त स्तंभक कैसे? ब्लड स्तंभक में सबसे बढ़िया अग्निकर्म, कॉट्राइजेशन करिए, ब्लीडर को पकड़िए और उसको या तो लाइगेट कर दीजिए, या अग्निकर्म कर दीजिए, या सूचर कर दीजिए। तो सुश्रुत ने क्लियर बताया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यही तो ट्रीटमेंट है, राइट। सर आपने बोला कि गृहिणी में परपटी कल्पना का प्रयोग बताया है, तो ये क्यों है? मतलब और कोई कल्पना का यूज क्यों नहीं करते, परपटी ही क्यों? नहीं, कल्पना नहीं बताया, परपटी कल्प। हाँ, मतलब आपने सप्तामृत पंचामृत या परपटी, पंचामृत बोला। कल्पना जो है वो अलग है। क्यों है? क्योंकि उसका बड़ा एक प्रारूप है। कल्पना का मतलब है कि उसको वर्धमान क्रम में देना पड़ता है, और फिर आरोहण और अवरोहण क्रम में देते पेशेंट को दूध या मठे पर, छाछ पर रखना पड़ता है। वो कल्पना है, इसलिए बोला। तो पंचामृत परपटी इसलिए क्योंकि परपटी का डिसइंटीग्रेशन इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे से होता है। इसलिए कोई भी परपटी, रस परपटी, स्वर्ण परपटी, पंचामृत परपटी, लोह परपटी, कोई भी आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसलिए परपटी, परपटी का उपयोग है क्योंकि वो उसका डिसइंटीग्रेशन इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और ये बीमारी कहाँ की है? इंटेस्टाइन की है, इसलिए। ओके, कंप्लीट करेंगे। तो यार अब सब तो चले गए। शाम का अनाउंस कर दो। थैंक यू सो मच सर। सर का ये गुरु सानिध्य हमें मिला, और